नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत सानिध्यम पर। मैं CS चौधरी एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं 30 का तड़का लेकर। और आज 30 का तड़का में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट के लिए मॉडल पेपर 2। एक मॉडल पेपर हम इससे पहले कर चुके हैं, तो आज 30 का तड़का में हम चर्चा करेंगे 30 प्रश्नों की जो आधारित होगा रीट के सिलेबस पर। तो आइए मित्रों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। लेकिन ध्यान रहे, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कहां जाना है? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट भी करना है, अपने आंसर्स कमेंट जरूर करें। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले क्वेश्चन के साथ। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? तालव्य वर्ण 26, ओष्ठ वर्ण 24, मूर्धन्य वर्ण 25 और कंठोष्ठ वर्ण 20। ये प्रश्न विशेष रूप से आपको इस मॉडल में डाला गया है क्योंकि यही प्रश्न मैंने वर्ण उच्चारण स्थान वाले जो टेस्ट था उसमें आपके लिए दिया था। तो कुछ छात्रों के मैसेज आए कि सर ये प्रश्न हमें विस्तार से समझाइए, इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो हम कैसे उसको क्लियर कर पाए, समझ पाए। तो जरूरी है प्रश्न को समझ लेना। तो जल्दी से बताइए, समीचीन विकल्प कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तालव्य वर्ण 26 होते हैं, ओष्ठ वर्ण 24 होते हैं, मूर्धन्य वर्ण 25 होते हैं और कंठोष्ठ वर्ण 20 होते हैं। अनुमान तो लगाना नहीं है। आज आपको सिखाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। हम बात करते हैं तालव्य वर्णों की। अब वो 26 हैं कि नहीं, ध्यान से समझ लेना। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? सूत्र आपके सामने लिख रहा हूं। पहला सूत्र होता है मित्रों इचु, सूत्र होता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इस सूत्र के आधार पर ही आप पता लगाओगे कि कौन सा विकल्प सही है या नहीं है। तो देखिए मित्रों, ई वर्ण इसमें कौन का, यानी इसका मतलब हुआ तालु से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो इस सूत्र में हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मित्रों ई के भेद होते हैं 18। कैसे होते हैं अभी विस्तार से बताऊंगा। चू का मतलब होता है मित्रों चवर्ग। क्या होता है मित्रों? चवर्ग होता है। और चवर्ग में वर्णों की संख्या होती है 5। य का मतलब य होता है और य का वर्ण होते हैं, यानी य के भेद होते हैं 2। और शय जो वर्ण है वो 1 होता है। सब ये संख्या तो आपने हमें बता दी, पर हमें ये तो बताइए कि ये हुए कैसे। तो पहले तो एक देखिए कि 18 और 5 23 और 3 26, यानी कि तालव्य वर्ण जो हैं वो 26 होते हैं। ये विकल्प तो सही है। लेकिन ये विकल्प सही कैसे है, एक बार इसको विस्तार से समझ लेते हैं। इधर आइए, देखिए हमने लिखा मित्रों इचु यशानाम तालु। आप कभी नहीं भूलोगे, इचु यशानाम तालु। मित्रों ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है ई और ई दोनों। और हमने वर्ण प्रकरण में पढ़ा है कि ई यानी जो ई है वो 18 प्रकार की होती है। किस तरीके से? इसके ह्रस्व के रूप में भेद होते हैं 6, दीर्घ के रूप में भेद होते हैं 6 और प्लुत के रूप में भी इसके भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। संस्कृत सानिध्यम पुस्तक में इसको विस्तार से टेबल बना के, सारणी बना के समझाया हुआ है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चू। इस चू का मतलब होता है मित्रों चवर्ग। चवर्ग का मतलब हुआ च, छ, ज, झ और य, यही होते हैं ना। तो च छ झ झ य कितने वर्ण हो गए? 5 हो गए। अब बात करते हैं य की। तो मित्रों यह 2 प्रकार का हुआ। यह 2 प्रकार का हुआ किस तरीके से हुआ? तो आप यहां ध्यान दें इसको। ये जो यह है वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? अनुनासिक
और अननुनासिक। और अननुनासिक, अनुनासिक य से तात्पर्य है मित्रों य, और अननुनासिक य से तात्पर्य है य। तो जो यह होता है ये दो प्रकार का होता है, अनुनासिक और अननुनासिक। तीन वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं मित्रों, यहां पर य, व और ल, ये तीनों के तीनों जो वर्ण हैं वो अनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं। तो इन तीनों के प्रकार कितने कितने मान के चलेंगे? तीनों के प्रकार होंगे दो दो। तो यह तो यहां आ ही गया था, तो यह कितने प्रकार का हो गया? यह दो प्रकार का हो गया। श, श जो है वो एक ही होता है। तो इस तरीके से इन वर्णों की संख्या हो गई कितनी? 26। अब आपको प्रत्येक सूत्र को यहां समझने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई स्वर आ रहा है तो स्वर में आपको ध्यान रखना है, अगर उस स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत रूप होते हैं तो इसका मतलब वो 18 भेद हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता तो भेद रह जाएंगे 12। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास में ली स्वर होता है, ली स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता, यानी ये 6 भेद इसके नहीं गिने जाएंगे। तो ली के कितने रूप माने जाएंगे? 12। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं ए, आई, ओ और औ। इन चारों के चारों स्वरों का कौन सा रूप नहीं होता? चारों का ह्रस्व रूप नहीं होता है। इसका मतलब इनमें से भी प्रत्येक का रूप कितना रहेगा? 12। ए 12, आई 12, ओ 12 और औ 12। यह है इसको ध्यान से समझने वाली चीज कि वर्णों का कुल 26 वर्ण तालु से बोले जाने वाले कैसे हुए? क्योंकि एवर्ण आया 18, चवर्ग आया 5, यह आया दो तरीके का। कौन कौन सा? अनुनासिक और अननुनासिक। कौन कौन से होंगे? ध्यान रखना, य, व और ल तीनों ही वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक भी होंगे और अननुनासिक भी होंगे। ये तीनों ही वर्ण अनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं। तो यह दो तरीके का हो गया। और इसके बाद में आया स कितना हो गया? एक। कुल मिलाकर के तालव्य वर्णों की संख्या हो गई 26। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न पर लौटते हैं। देखिए मित्रों, वापस ध्यान दीजिए। अब कहा तो ये 26 से ओष्ठ्य वर्ण 24। ओष्ठ्य वर्ण कैसे 24 होते हैं? हैं या नहीं? तो सूत्र याद है ना? उपपद मानीया नाम ओष्ठौ। उपपद मानीया नाम ओष्ठौ, यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो यहां हैं। तो अब मित्रों उ, अब आपको पता है कि उ ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। इसका मतलब उ के भेद हो गए 18। पू में यहां पर हम लेकर के आते हैं पवर्ग। क्या लेकर के आते हैं? पवर्ग। तो मित्रों इस पवर्ग का रूप में आ गए 5 वर्ण। और उसके बाद में आ रहा है उपधमानीय। तो उपधमानीय जो होता है वो एक होता है। उपधमानीय कौन सा होता है? क, प, फ। प तथा फ से पहले आने वाला जो अर्ध विसर्ग है वो उपधमानीय होता है। तो इस तरीके से ओष्ठ वर्णों की संख्या हो गई मित्रों 24। 18, 5, 23 और 1 24, यानी विकल्प ब जो है वो भी सही है। अब तो समझ में आ गया होगा ये 18 कैसे हुए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में 6 भेद होते हैं, इसलिए इनकी संख्या हो गई 18। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण 25 होते हैं क्या? मूर्धन्य वर्ण 25 होते हैं या नहीं ये बताएगा। ऋटुरषाणाम मूर्धा, देखिए होते हैं कि नहीं? री, बिल्कुल आप जानते हैं री का मतलब क्या निकला? री का मतलब निकला रिवर्ण। क्या निकला? रिवर्ण। और रिवर्ण का मतलब हो जाता है रिवर्ण।
और इसका मतलब हो गया ये 18 तरीके की होती है। टू का मतलब क्या निकला भैया? टू का मतलब निकला टवर्ग, और टवर्ग में वर्ण हो गए 5, ट ठ ड ढ ण। उसके बाद में आ रहा है क्या? र, यानी र कितना हो गया? र हो गया मित्रों 1, और उसके बाद में आ रहा है मूर्धन्य श, तो ये भी कितना हो गया? 1। आप जोड़ लीजिए, 18 5 23 और 2 25, 18 5 23 और 2 25। तो मित्रों यहां पर मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी दे रखी है? 25, यानी तीनों विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो अंतिम पे चलते हैं। कंठोष्ठ वर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? 20। तो देखिए कंठोष्ठ वर्णों के लिए सूत्र क्या था? कौन कौन से वर्ण थे? ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ दऊ तो कंठोष्ठम, यानी हम जानते हैं कि ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। तो मित्रों ओ होता है 12 प्रकार का, और औ भी हो गया 12, क्योंकि इसका ह्रस्व रूप नहीं होता है, केवल दीर्घ और प्लुत रूप होता है। तो 12 + 12 कितने हो गए? 24। 12 + 12 कितने हो गए? 24 हो गए। तो यहां विकल्प आंसर होना चाहिए था 24, लेकिन दे रखा है 20। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? द विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है मित्रों? इसमें से द विकल्प जो है वो सही नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब आपको स्पष्ट है कि इन वर्णों को कहां से लिया गया है। चलिए अभ्यास स्वयं भी करना इन्हीं का। सूत्रों को लिखो और प्रत्येक के वर्ण निकालने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रत्येकम हल वर्णस्य बाह्य प्रयत्न भवंती। प्रत्येक हल वर्ण के, हल का मतलब है मित्रों यहां पर व्यंजन, यानी प्रत्येक हल वर्ण अर्थात व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? बताइए जल्दी से। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, या 2 होते हैं? एक तो होता है संख्या रट लो, दूसरा होता है कि पता हो किस तरीके से होते हैं। तो मित्रों प्रत्येक हल वर्ण के, अपने प्रत्येक व्यंजन के बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी। प्रत्येक हल वर्णों की बाह्य प्रयत्न की जो संख्या है वो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। अब कैसे 4 होगी ये समझिए। तो इस तरीके को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम 2 वर्णों पे इसका अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि एक तो रटना है और दूसरा समझना है। हमने कहा कि साहब हम तो पूछ रहे हैं कि क वर्ण है, इसके बाह्य प्रयत्नों की संख्या बता दो, क्योंकि हल है। अगर क वर्ण के जितने बाह्य प्रयत्न होते हैं उतने आंसर हो जाएगा, प्रत्येक का हो जाएगा। तो देखिए क वर्ण के कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं मित्रों? क वर्ण अघोष होता है। अघोष होता है तो इसका मतलब घोष नहीं हो सकता। क वर्ण विवार होता है। क वर्ण श्वास होता है। तो अघोष है तो घोष नहीं हो सकता, विवार है तो संवार नहीं हो सकता, और श्वास है तो नाद नहीं हो सकता। तो मित्रों इस क वर्ण के 3 आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न तो ये हो गए, और इस क वर्ण का चौथा जो बाह्य प्रयत्न होगा वो होगा मित्रों क अल्प प्राण भी होता है। क अल्प प्राण भी होता है। अब अल्प प्राण है तो बाह्य महाप्राण नहीं हो सकता। अल्प प्राण है तो महाप्राण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 और 4 हो गए। अब किसी भी व्यंजन को उठा करके देख लेना, स्वयं अभ्यास कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि इसके बाह्य प्रयत्न, यानी प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होंगे? 4 होंगे। किस तरीके से होंगे आपके सामने हैं। ठीक है, अगर एक बार और देख लेते हैं एक वर्ण को लेकर के, तो हमने कहा कि साहब यहां पर हम ले लेते हैं घ वर्ण को। किसको लिया हमने? घ वर्ण को लिया। तो जल्दी से बताइए कि साहब ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए मित्रों घ वर्ण पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपका वर्ण है घ, और इसके बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं एक बार आप लोग देखिए। कई बार ये पेन भी ठीक से नहीं चलता है।
आज तो ये भी समय लगाएगा। ये घ वर्ण है मित्रों। अब इसके बाह्य प्रयत्न देखिए। नंबर 1, घ वर्ण अघोष होता है क्या? नहीं होता। घ वर्ण का बाह्य प्रयत्न घोष होता है। घ वर्ण का बाह्य प्रयत्न संवार होता है। घ वर्ण का बाह्य प्रयत्न नाद होता है। और तो ये देखिए, अघोष विवार श्वास में जो नहीं है वो घोष, संवार और नाद में आ गया। और घ वर्ण जो होता है मित्रों, वो अल्प प्राण नहीं होता, ये महाप्राण होता है। तो आपके सामने है दोनों टेबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमेशा याद रहेंगे कि एक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, निश्चित है। अब जो 3 रह गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वो तीनों स्वरों के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अगले टेस्ट में, अगले मॉडल पेपर में आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में इसी तरीके का प्रश्न लेकर के आऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए। आप भी क्या करेंगे? आप भी यही करेंगे, कोई भी वर्ण उठाइए, टेबल बनाइए और फटाफट से लिख दीजिए भैया, जल्दी जल्दी, कि इसमें कौन कौन से होते हैं। अपने आप निकल के आ जाएगा कि कितने होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने उन पर थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है, जिससे ऐसा प्रश्न आए तो आप उत्तर दे सकें। अलम महिपाल तव श्रमेण इत्यत्र छंदो वर्तते। कौन सा छंद है? बिना मात्राओं के बताओ तो जानू। छंद की क्लास देखना। एक दिन मात्रा लगाना सिखाऊंगा और दूसरे दिन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि पहले 3 अक्षर आपको बता देंगे छंद कौन सा है। पहले 3 वर्ण आपको बताएंगे छंद कौन सा है। शॉर्ट ट्रिक के साथ में एक क्लास आपके बीच आएगी, जहां आपको इस प्रश्न में एक प्रश्न का जवाब कौन सा छंद है चुटकियों में मिलेगा। जुड़े रहो मेरे साथ। जल्दी से बताओ, अलम महिपाल तव श्रमेण कौन सा छंद है? इंद्र वज्राय, उपेंद्र वज्राय, शालिनी है या फिर रथोद्दता है? तो क्या करना है? मात्रा लगा लेते हैं। मात्रा लगाइए, बोलिए, देखिए। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, क्योंकि श्र आ रहा है और श्र आ रहा है तो मित्रों ये गुरु हो जाएगी। श्र आ रहा है तो ये कैसी हो जाएगी? क्योंकि इस आगे संयुक्त वर्ण है तो इसकी जो मात्रा होगी वो गुरु हो जाएगी। अब श्रेय कैसा रहेगा ये कंफ्यूज करता है कि साहब हम पहले वाले को तो गुरु कर लेते हैं, उसका क्या होगा जो है? तो मित्रों ये वो इसने गुरु कर दिया क्योंकि ये संयुक्त था, लेकिन खुद में ह्रस्व स्वर है, इसलिए खुद तो कैसा रहेगा? लघु ही रहेगा। और अंत में म में ए है, गुरु। और अंतिम वर्ण को वैकल्पिक रूप में गुरु माना जा सकता है। छंद में अगर चरण का अंतिम वर्ण आपको आवश्यकता है कि गुरु होना चाहिए, तो प्रत्येक पाद के अंतिम वर्ण को आप गुरु कर सकते हो। ध्यान रहे, पाद का अंतिम वर्ण। जल्दी से बताइए कौन सा? गण हुआ, जगण, ये ताराज तगण, जवान जगण, गुरु और गुरु। कौन सा छंद हो गया? जल्दी से बताइए, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या फिर शालिनी या रथोद्दता? अगर लक्षण याद है तो उपेंद्र वज्रा जज्जास्ततौगः, यानी जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्णों के साथ में जो छंद होता है वो कौन सा होता है? उपेंद्र वज्रा होता है। यही एक छोटी सी चीज बता दूं आपको, शॉर्ट ट्रिक सबकी बाद में आएगी, इसकी देख लो। अगर एक चरण में 11 वर्ण हो, कितने वर्ण हो भैया? एक चरण में 11 वर्ण हो और पहला जो गण है, पहला गण क्या आ जाए? जगण आ जाए, तो वहां छंद जो होगा वो कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा होगा। वहां छंद कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा होगा। ठीक है, तो ये था, बाकी विस्तार से देखेंगे छंद प्रकरण में। तीसरा प्रश्न जवाब क्या होगा? उपेंद्र वज्रा, क्योंकि जगण तगण जगण के साथ में 11 वर्ण है। चौथा प्रश्न, लुब्धस्य प्रणश्यति, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सूक्ति को पूरा करो। एक प्रश्न आता है ना रीट में सूक्ति वाला, उसका जवाब है जल्दी से, सूक्तियों को रटना मत, सूक्तियों को इतनी बार पढ़ डालो कि जैसे अगला शब्द दिखे आंसर आ जाए। बताइए, लुब्धस्य प्रणश्यति, धनम ज्ञानम कुलम या यशः। लुब्ध यानी लालची, लालची व्यक्ति का नष्ट हो जाता है
क्या यश? नष्ट। धन होता है, ज्ञान होता है, कुल होता है, या यश होता है? मित्रों, लालची व्यक्ति का यश, यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का क्या यश हो जाता है? क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य प्रणश्यति ही यशः। क्यों? क्योंकि लालची व्यक्ति जो होता है वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर विचार किए बिना कार्य करता है, और जब वो अनैतिक कृत्य कर रहा होता है तो उसको यश जो होता है वो अपयश में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा प्रश्न, भिक्षुकः नृपम भिक्षाम याचिष्यते, लोट लकारे परिवर्तित। भिक्षुकः नृपम भिक्षाम याचिष्यते, इस वाक्य को आपको लोट लकार में बदलना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा? अ ब श द। तो लकार परिवर्तन की जब भी बात आएगी मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, वहां केवल और केवल क्रिया में परिवर्तन होगा। बाकी जो तीन शब्द हैं उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्रिया में परिवर्तन होगा। तो देखिए, आपसे पूछा गया है लोट लकार में बदलो, तो पहले इसको पहचानो ये क्रिया कहां है, क्योंकि क्रिया बदलेगी लेकिन उसका पुरुष और वचन नहीं बदलेगा। हम लकार परिवर्तन कर रहे हैं तो हम कर्ता में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करेंगे, और जब कर्ता में परिवर्तन नहीं होगा तो क्रिया के पुरुष वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां कर्ता है भिक्षुक, भिक्षुक है कर्ता जो होगा उसके अनुसार क्रिया होनी चाहिए मित्रों, प्रथम पुरुष का एक वचन। कौन से लकार में? लोट लकार में। अब आप देखिए यहां मूल धातु क्या है? यहां मूल धातु याच है, जिसका याचिष्यते जो रूप बनता है वो आत्मने पद में बनता है। किस में बनता है? आत्मने पद में। तो आपको यहां निकालना है आत्मने पद में प्रथम पुरुष का एक वचन, और आत्मने पद में प्रथम पुरुष का जो एक वचन बनता है लोट लकार में वो बनता है याचताम। लभताम, लभेताम, लभंताम। ये देखिए, तो यहां क्या बनेगा? याचताम रूप बनता है, अतः ऑप्शन स जो है वो सही है। यहां एक छोटी सी बात और बता देता हूं, याचंतु पद जो है वो भी लोट लकार का प्रथम पुरुष है, लेकिन ये पद कैसा हो गया? ये बहुवचन हो गया। कैसा हो गया? बहुवचन। अगर यहां याचतु होता तो क्या होता? अगर यहां याचतु होता तो, क्योंकि याचतु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक, प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। तो मित्रों आपको वहां देखना है कि याच धातु जो है वो उभयपदी धातु है। कैसी धातु है? उभयपदी धातु है। क्रॉस लगा दो, सबसे बढ़िया। उभयपदी धातु है, और उभयपदी का मतलब होता है इसके रूप परस्मय पद और आत्मनेपद पद दोनों में चल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि एग्जामिनर भी इसका ध्यान रखता है कि ऐसी गलती नहीं होती कि दोनों आत्मनेपद पद भी रूप भी दे दे और परस्मय पद भी दे दे। फिर भी अगर आ जाता है कि साहब यहां याचतु भी था तो वो भी सही था, और याचताम भी सही था वो भी सही था, तो फिर हम कौन सा करते हैं? अक्सर ऐसे प्रश्न आपको बड़ा तंग करते हैं, सब दोनों आ जाएं तो, दोनों आ जाएं तो। अगर यहां आत्मनेपद का, ये बात मैं केवल उभयपदी धातुओं को बता रहा हूं, केवल उभयपदी धातुओं के लिए बता रहा हूं। जो परस्मय पदी है उसका तो आत्मनेपद में नहीं हो सकता, और जो आत्मनेपदी है उसका परस्मय पद में नहीं हो सकता, लेकिन उभयपदी तो दोनों में होगी। तो अगर दोनों आ जाएं तो फिर इस पर चले जाना। ये विकल्प अगर परस्मय पदी का है तो परिवर्तन परस्मय पदी में ही करोगे, और ये विकल्प अगर आत्मनेपदी का है तो फिर आत्मनेपदी में ही करोगे। यानी पहले जो क्रिया दे रही है, दे रखी है, आप तो ये ध्यान कर लो कि मुझे इस क्रिया को उसी में बदलना है। परस्मय पदी की है तो परस्मय पद में बदलूंगा, और आत्मनेपदी है तो उसको आत्मनेपदी में ही परिवर्तित करूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं, संस्कृत अनुवाद करो। सरल वाक्य दे दिया, जल्दी से बताऊं। मम ग्रहम परितः पर्वता सन्ति, माम ग्रहम परितः पर्वता सन्ति, मम ग्रहस्य परितः पर्वता सन्ति, और मया ग्रहस्य परितः पर्वतः सन्ति। जल्दी से बताइए। चारों ओर, चारों ओर के लिए हमारे पास कौन सा शब्द होता है भैया? परितः होता है, याद है ना? अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अपि कौन सी होती है? द्वितीया। तो परितय होता है, किसके परितय? घर के परितय। इसका मतलब परितय के योग में घर शब्द में द्वितीया होगी,
और घर को कहते हैं गृहम, तो द्वितीया का एक वचन गृहम हो जाएगा। तो देखो ग्राह्य और ग्राह्य ये दोनों विकल्प तो आपके वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों विकल्प गलत हैं। अब आया ग्रहम परित्यय, ग्रहम परित्यय दोनों जगह है, लेकिन मम और माम में से कौन सा सही है? तो आगे तो सभी विकल्पों में जो क्रिया है पर्वतः सन्ति इस रूप में है आगे का वाक्य। लेकिन अब देखते हैं कि यहां क्या होगा, माम ग्रहम परित्यय मम ग्रहम परित्यय। तो जब आपने सोच लिया कि भाई ये घर का सर्वनाम है, ये घर का, मेरा घर ये घर का सर्वनाम है, तब तो आप द्वितीय कर जाओगे, जो कि गलत होगा। माम जो है वो अस्मद, यहां ध्यान रखना, मेरा मेरा जो शब्द है वो यहां संबंध बताने के लिए आ रहा है, घर के साथ में क्या बताने के लिए आ रहा है? संबंध बताने के लिए आ रहा है, ये घर का सर्वनाम नहीं है। तो इसलिए मेरा शब्द जो है वो संबंध के अनुसार षष्ठी विभक्ति में रहेगा और यहां बनेगा मम ग्रहम परितः पर्वतः सन्ति। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, सरल था लेकिन एक शब्द आपको कंफ्यूज कर देगा कि यार ग्रहम के अनुसार ये माम करूं, द्वितीय लगाऊं कि भाई परितय के साथ में द्वितीय आनी चाहिए, तो ग्रहम में तो आ गई, माम का क्या यानी अस्मत् शब्द का क्या? तो ध्यान रखना, ये मेरे शब्द जो है वो संबंध बताने के लिए आया है, और संबंध का मतलब यहां हमारे पास षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है। समीचीनम विकल्पम अस्ति, कौन सा विकल्प ठीक है? जल्दी से बताइए, ठीक है। धातु प्रत्यय और उसका क्या रूप बनता है? ग्रह प्लस कृत्वा ग्रहित्वा, दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम, दृश्य प्लस सत्री दृश्य पश्यन, या फिर सभी विकल्प ठीक हैं? आंसर दो, मुझे लिख के दो आंसर की 7वें में आपने क्या आंसर दिया है, कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट करो कि आपने क्या आंसर दिया है, सर्वे समीचीना दिया है या एक एक को किसी को सही बताया है। तो मित्रों आइए समाधान करते हैं। ग्रह प्लस कत्वा का जो सही रूप बनता है वो बनता है गृहीत्वा। क्या रूप बनता है? गृहीत्वा बनता है, इसका मतलब ये विकल्प गलत है। दृश्य प्लस तुमुन, दृष्टुम नहीं बनता मित्रों, इसका जो रूप बनता है वो बनेगा द्रष्टुम, इसका मतलब ये विकल्प भी गलत है। और जब दो विकल्प गलत हैं तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, सभी तो ठीक है ही नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प स है, दृश्य प्लस सत्री। क्यों सही है? क्योंकि जब हम दृश्य धातु के साथ में क्षत्रि प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका मूल रूप जो बनता है वो बनता है पश्यत, और इस पश्यत को जब हम पुल्लिंग का एक वचन रूप बनाते हैं, पुल्लिंग का एक वचन रूप बनाते हैं तो पश्यत के स्थान पर हो जाता है पश्यन। तो ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है 8वां। शरीरम आद्यम धर्म साधनम उचित अव्ययपदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। एक श्लोक है, सूक्ति है, ये भी सूक्ति है लेकिन यहां सूक्ति के रूप में नहीं पूछा, अव्ययपद के रूप में पूछा है। अगर आपको सूक्ति याद है तो वैसे ही हो जाएगा ये। जल्दी से बताओ, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन होता है, आद्य यानी सबसे पहला, तो क्या होगा? च आएगा। मित्रों च तब आता है जब हम दो शब्दों को जोड़ रहे होते हैं, अपि, भी, एव, ही, सर। और सही आंसर क्या होगा? सूक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। खलु का मतलब होता है निश्चित, यहां खलु का मतलब क्या है? निश्चित है, निश्चितता लाने के लिए है। तो कहा जाएगा शरीर धर्म का निश्चित रूप से पहला साधन होता है। तभी तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि आप धर्म तब करोगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो अव्ययपद क्या रहेगा? खलु। माहेश्वर सूत्रेषु स्वरै से संबद्धानि सूत्राणि संति। स्वरों के साथ अभ्यास कराया मैंने माहेश्वर सूत्र वाले टेस्ट में आपको खूब अच्छे से। स्वरों के साथ जुड़े हुए कितने सूत्र हैं? 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं या 14 हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, कितने? 5, 4, 10 या 14? अगर सूत्र याद हैं तो आराम से पता चल जाएगा। पहला सूत्र होता है अयुण, दूसरा सूत्र होता है ऋलिक, तीसरा सूत्र होता है एयोंग, और चौथा सूत्र होता है अयुच। ये 4 सूत्र जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं?
स्वरों से जुड़े हुए हैं, यानी इनमें स्वर हैं, क्योंकि अंतिम वर्ण तो इत्संज्ञक होता है। माहेश्वर सूत्र वाले प्रकरण में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। तो 4 सूत्र ऐसे हैं जो स्वरों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें स्वरों का प्रयोग है। 10वां प्रश्न, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? समास का उदाहरण है मित्रों, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। ग्रामम गता सप्तमी तत्पुरुष, नख भिन्ने तृतीय तत्पुरुष, तदुपरि षष्ठी तत्पुरुष, रोग भयम पंचमी तत्पुरुष। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। हालांकि रीट में यही प्रश्न गद्यांश के रूप में आते हैं, गद्यांश या श्लोक देकर के, लेकिन गद्यांश और श्लोक में से भी प्रश्न जो हैं वो रीट में कम से कम व्याकरण से संबंधित होते हैं। आपको प्रॉपर रीट के पैटर्न पे भी मॉडल पेपर लाऊंगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको इस तरीके का अभ्यास करा रहा हूं। इस प्रक्रिया चलती रहेगी हमारी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कहां मिलेगा? इस प्रश्न का आंसर वो जल्दी दे पाएंगे जिन्होंने विग्रह कर लिया। रोग भयम, भय के साथ में पंचमी होती है, याद है ना, विग्रह हो जाएगा रोगाद भयम। रोगाद में पंचमी है, इसका मतलब ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। तदुपरि, जब विग्रह करोगे मित्रों, तदुपरि का तो होगा तस्य उपरि। पूर्व पद में षष्ठी है, विग्रह में, इसका मतलब षष्ठी तत्पुरुष सही है। नख भिन्ने, नख भिन्ने का जब विग्रह करोगे तो होगा मित्रों नखई भिन्न। तृतीया है पूर्व पद में, इसका मतलब ये तृतीया तत्पुरुष भी सही है। आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहले वाले का विग्रह कर लीजिए मित्रों, ग्रामम गतः। गत, आगत, पतित, श्रित, अतीत, आश्रित, इन सभी के साथ में द्वितीय तत्पुरुष होता है, और यहां दे रखा है सप्तमी तत्पुरुष। इसका मतलब यह विकल्प गलत है, आंसर अ, क्योंकि ग्रामम गतः में जो समास है वो है मित्रों द्वितीय तत्पुरुष। ग्राम गतः में कौन सा समास है मित्रों? द्वितीय तत्पुरुष है। तो समास वाले प्रश्न में विशेष रूप से ध्यान रखना, एक एक का विग्रह करके देख लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे कि इस तरीके के प्रश्न आने हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रत्येक का विग्रह करके देख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति, सभी में संधि है, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? सुख प्लस ऋतः सुखार्थः, दुख प्लस ऋतः दुखार्थः, परम प्लस ऋतः परमार्थः, और तृषा प्लस ऋतः तृषार्थः। यहां ये ऋतः पद नहीं है मित्रों, इसको ठीक कर लेना, ये आर्तः है, ये तृषा प्लस आर्तः है। तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है सारे ठीक ठीक ही लग रहे हो, एक जैसे ही तो हैं। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तृषा प्लस आर्त है। देखिए आ दीर्घ है और आ दीर्घ है, संधि पर तृषार्त बन गया, इसका मतलब ये विकल्प जो है वो मित्रों सही है। सुख प्लस ऋतः, अ के बाद में री आए, आ के बाद में री आए, तो एक सूत्र है मित्रों ऋतेच तृतीया समासे, और ये सूत्र जो होता है ये सूत्र मित्रों वृद्धि संधि करता है। कौन सी करता है? वृद्धि करता है। यानी अगर ऋत शब्द आ रहा हो, क्या आ रहा हो? ऋत शब्द आ रहा हो और तृतीया समास का उदाहरण हो, तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण हो, तो वहां पर गुण नहीं होता। हम जानते हैं ना कि ए और री मिलकर के क्या होते हैं? अर होते हैं, यानी गुण होता है। सप्त प्लस ऋषय सप्तर्षय, इसी तरह महा प्लस ऋषि महर्षि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, आपने खूब पढ़े हैं। तो सुख अ और री अर होते हैं, लेकिन ये कहता है कि सब अगर ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपको यहां पर गुण नहीं करना है, यहां पर आपको वृद्धि करनी है। तो मित्रों हमें कैसे पता लगे कि सुखार्थ तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है? तो इसका विग्रह कर लीजिए, इसका विग्रह होगा सुखेन ऋतः। पूर्व पद में तृतीय आ रही है, इसका मतलब ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है, और तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है तो अर नहीं होगा, इसको वृद्धि होकर के आर होगा, और आर होगा तो संधि पद क्या बनेगा? सुखार्थः। इसका मतलब ये विकल्प ठीक है, सुखार्थ वाला जो विकल्प है वो तो सही है।
इसी तरीके से दुख प्लस ऋतः, तो दुख प्लस ऋतः विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मित्रों दुखेन ऋतः, दुखेन ऋतः आप विग्रह कर लीजिए। तो यहां भी ए और री मिलकर के तो क्या होंगे अर, लेकिन क्योंकि यहां भी तृतीय तत्पुरुष हो रहा है, तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है, तो अर नहीं होगा, यहां भी क्या होगा आर होगा, और इस तरीके से इसका संधि पद हो जाएगा दुखार्तय, अर्थात ये विकल्प भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, ये भी सही है, दो ऊपर वाले सही हैं। तो फिर यहां पर ध्यान रहे इन दोनों ही उदाहरणों में जो संधि हुई है वो कौन सी हुई है, वृद्धि हुई है। कौन सी संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है। त्रसार्थय में कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि। क्या परम प्लस ऋतः परमार्थय बनेगा, अगर ऐसे देखोगे तो बन ही जाएगा। अगर इसको आपने गलती से क्या मान लिया, तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण मान लिया तो बन जाएगा, लेकिन ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इसका विग्रह होगा परमः चासौ ऋतः। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, बिल्कुल। परमः च असौ ऋतः, परम है जो सत्य, तो यहां जो समास है मित्रों वो तृतीय तत्पुरुष नहीं है, यहां जो समास है वो कर्मधारय है। कौन सा समास है, कर्मधारय है, और कर्मधारय है तो फिर यहां वृद्धि नहीं होगी, यहां अर ही होगा, यानी गुण ही होगा। और गुण होगा तो इसका जो संधि पद बनेगा, इस परमार्थः नहीं बनेगा मित्रों, इसका संधि पद बनेगा परमर्थः। क्या बनेगा, परमर्थः बनेगा, और यहां पर संधि होगी उस स्थिति में गुण। तो सही रूप तो होना चाहिए था परमर्थः, लेकिन दिया क्या है परमार्थः, इसका मतलब सविकल्प जो है वो ठीक नहीं है। चारों के चारों ऑप्शन काम के हैं। अब आप देखना आपको कि आप इनकी उपयोगिता समझते हैं या नहीं समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न लेकर आ रहे हैं। यूयम पुस्तकानि पठत वाच्य परिवर्तनम कुरुत। जिनको आता है उनके लिए शानदार टॉपिक, जिनको नहीं आता है उनको बहुत ज्यादा डरा देने वाला टॉपिक। लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस की तरफ भागते हैं, और मैं कहता हूं कि वाच्य परिवर्तन में ऑप्शंस की तरफ भागने से पहले अपना आंसर निकालो। जल्दी से बताओ क्या होगा। वैसे आप टेस्ट दे चुके हो टेलीग्राम पर, अपना आंसर दे चुके हो, यहां भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो मित्रों पहले ये देखना है कि वाक्य किसका है। यूयम पुस्तकानि पठत, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य है तो हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे, हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का मतलब क्या था, कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का मतलब है कर्ता को बदलेंगे तृतीया में, कर्म को बदलेंगे प्रथमा में, और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार। कौन सी क्रिया आएगी, यते येते यंते वाली। देखिए यूयम है प्रथमा का बहुवचन, यूयम क्या है, प्रथमा का बहुवचन। जब हम इसको तृतीया में बदलेंगे तो ये भी बहुवचन होना चाहिए, और तृतीया में इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, युष्माभि। क्या बनेगा, युष्माभि। और जैसे ही युष्माभि आएगा आपके दो ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए, एक शब्द से हो गए। अब बताइए पुस्तकानी का क्या। तो मित्रों यहां प्रथमा आएगी, क्योंकि ये तो द्वितीया में, कर्तृवाच्य में पुस्तकानी द्वितीया में, लेकिन ये नपुंसक लिंग शब्द है तो प्रथमा और द्वितीया में नपुंसक लिंग शब्द जो होंगे वो समान रहते हैं, तो पुस्तकानी ही रहेगा। ये तो सभी में है। अब निकालते हैं क्या क्रिया। तो क्रिया के लिए सबसे पहले निकालो क्या, मूल धातु। पठत पठत आ रहा है, यूयम पुस्तकानी पठत, ये लोट लकार में है, इसको थ कर लीजिए। क्या करना है, थ, जिससे ये लट लकार में आ जाए। यूयम पुस्तकानी पठत। तो अब यहां है मध्यम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि आप लोगों के लिए जो वाक्य आता है ना वो लट लकार में आता है। ठीक है, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अब इसको बदलते हैं, तो मूल धातु क्या है, पठ है। पठ के साथ में क्या जोड़ेंगे, तो आपको पता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में यते येते यंते जोड़े जाते हैं। तो यते येते यंते जोड़ने के लिए किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो कर्म क्या है, कर्म है पुस्तकानी। कर्म क्या है, पुस्तकानी है। और
पुस्तकानी है तो इसका मतलब इसके साथ में प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा और पठ के साथ में बहुवचन में आप क्या जोड़ोगे, यंते जोड़ोगे, तो जो क्रिया का रूप बनेगा वो क्या बनेगा, पठ्यन्ते बनेगा। क्रिया का रूप क्या बनेगा, पठ्यन्ते रूप बनेगा। तो अब आप देख लीजिए, युष्माभि पुस्तकानि पठ्यते और युष्माभि पुस्तकानि पठ्यन्ते, दो विकल्प सही है। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास करो, गलती नहीं होगी। ध्यान रहे, वाच्य प्रकरण पर एक 2020 का मुकाबला लेकर के आऊंगा जहां ऑप्शन नहीं होंगे। बिना ऑप्शन के आपको एक एक वाक्य को इस तरीके से बदल कर अभ्यास कराऊंगा, जिससे जैसा भी वाक्य हो आप खुद बदलना सीख जाओ। उससे पहले पढ़ लेना संस्कृत सानिध्यम पुस्तक से वाच्य परिवर्तन को। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, कर्मणा तृतीया है, बिल्कुल है। आत्मने पंचमी है, बिल्कुल। कर्मणा में मूल शब्द कर्मन होता है और कर्मन शब्द का तृतीया एक वचन कर्मणा बनता है। आत्मने जो बनता है वहां मूल शब्द है आत्मन और यहां भी पंचमी का एक वचन आत्मने बनता है। फिर नदी ही मित्रों, यहां मूल शब्द नदी होता है और नदी शब्द का द्वितीया का बहुवचन जो होता है वो नदी बनता है। ये तीनों तो सही हैं। क्या राज्ञाम में द्वितीया है या नहीं है? तो मित्रों, राज्ञाम जो पद बनता है ये पद बनता है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कौन सा बनता है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनता है और ये दे रखी है द्वितीया। इसका मतलब ये विकल्प जो है वो ठीक नहीं है, विकल्प स ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ, अशुद्धम वाक्यम चुनुत, अशुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। 4 वाक्य दे रखे हैं, आपको गलत वाक्य का चुनाव करना है। कौन सा वाक्य गलत है? अहम पादोन पंचवादने उत्तिष्ठामि, समय दे रखा है। पंचेषु ग्रहेषु विंशति जना निवसन्ति, भिक्षुकः राजानम वस्त्राणि याचते, विद्यालय से समया सरोवर अस्ति। वैसे तो आपने पहचान लिया होगा कि गलत वाक्य कौन सा है, क्योंकि इसमें कहा है अशुद्ध वाक्य का चुनाव करो। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है देखिए जल्दी से। अरे यहां देखो यारो, समया, और समया निक्सा के साथ में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? द्वितीया होती है। और यहां कौन सी दे रखी है? षष्ठी। इसका मतलब ये विकल्प जो है वो सही नहीं है, अशुद्ध है। बाकी सभी तो मित्रों यहां देखिए 4:45 को पादोन पंच ही कहते हैं, जना विंशति 20, ग्रहेषु में सप्तमी विभक्ति है तो इस कारण संख्यावाची विशेषण में भी पंचमी विभक्ति हुई है। संख्याओं पर आप अलग से टेस्ट दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न क्या कहता है? बालिकाभ्य फलानि रोचन्ते, बालिकाभ्य फलानि रोचन्ते, रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम सर्वनाम पदम अस्ति। रिक्त स्थान के लिए सही सर्वनाम पद कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम सही है। तई आएगा, तेव्य आएगा, ताभ्य आएगा या ताभी आएगा? तो आप पढ़ चुके हैं सर्वनाम प्रयोग में खूब अच्छी तरीके से कि सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार। तो संज्ञा है बालिका, जो कहां है? स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति का, सॉरी चतुर्थी है, क्योंकि वाक्य कह रहा है रोचन्ते, रुच के दांत में जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी होती है। तो मित्रों यहां पर जो विभक्ति है वो चतुर्थी है और चतुर्थी विभक्ति का ये बहुवचन है। तो इसका मतलब सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए और स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन बनता है ताव्य। स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनता है? ताव्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। न्यायात पथय प्रविचलन्ति पदम न, फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरुत इति कीदृशः प्रश्नः। अब हम आगे दूसरे पार्ट शिक्षण विधियों पे। किस पर? न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः, यहां तक तो लग रहा था सूक्ति है, लेकिन फिर कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यह कैसा प्रश्न है? प्रत्यास्मरणात्मक है, विभेदात्मक है, लघुत्रात्मक है या फिर बहुविकल्पात्मक है? कौन सा है? आपने अगर मूल्यांकन टॉपिक को विस्तार से अच्छे से पढ़ा है तो इसका जवाब दे पाएंगे। तो ये कौन सा प्रश्न है मित्रों? बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक का मतलब होता है जहां पर 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, ऑप्शन दिए हुए होते हैं वो। जैसे ये अपने आप में बहुविकल्पात्मक प्रश्न है,
लेकिन ये विकल्प बहुविकल्पात्मक प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमसे यहीं तक पूछा गया है उस उत्तर के लिए, तो हमसे यहीं तक पूछा गया है कि ये कैसा प्रश्न माना जाएगा। ध्यान रखें, अगर बिना ऑप्शन दिए रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न आता है तो वो कैसा होता है, ध्यान करें। फिर कहा लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो तो निबंधात्मक प्रश्न का भेद है। कैसा भेद है? निबंधात्मक प्रश्न का भेद है, जहां पर तीन रूप होते हैं, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। यानी जब हम उत्तर 4-5 पंक्तियों तक दे रहे होते हैं तो वो कैसा हो जाता है? लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है। इसका मतलब या तो एक शब्द में उत्तर देना है, तो लघुत्तरात्मक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बात करते हैं विवेगात्मक। विभेदात्मक प्रश्न। विभेदात्मक प्रश्न को मित्रों वर्गीकरण प्रश्न भी कहा जाता है। विभेदात्मक प्रश्न को वर्गीकरण प्रश्न भी कहा जाता है। और वर्गीकरण प्रश्न का मतलब होता है कि जब आपको भेद करना हो। क्या करना हो? भेद करना हो। यानी आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक अलग है, जिसको हम असंगत भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? असंगत भी कह सकते हैं। उदाहरण जैसे आपको दे देता हूं मैं, राम, पाठ, लेख और छंद। आपसे कहा कि भाई भिन्न पद को अलग करो, असंगत का चयन करो, तो कौन सा असंगत है? देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं मित्रों। ये तीनों जो पद हैं ये तो पुल्लिंग हैं, और छंद शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है, तो इसका मतलब अलग क्या हो गया? छंद हो गया। तो इस तरीके से जब क्या किया जाए? विभेद कराया जाए, यानी छटनी करवाई जाए, तो वो विभेदात्मक या वर्गीकरण प्रश्न कहलाता है। तो ये तो तीनों ही नहीं है, छटनी भी नहीं करा रहा, 4 लाइन में उत्तर भी नहीं लिख पा रहा, और चारों विकल्प भी नहीं दे रहा। केवल ये पूछ रहा है कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अगर करवाई जाती है, वो भी बिना ऑप्शन दिए, तो क्या होगा मित्रों? वो प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न होता है। कैसा होता है? प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न होता है। प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न का मतलब होता है जिसका उत्तर आपको स्मृति के आधार पर देना है। किसके आधार पर देना है? स्मृति के आधार पर देना होता है। वो कैसा प्रश्न होता है? प्रत्यास्मरणात्मक। और यह प्रत्यास्मरणात्मक जो प्रश्न है, ये भी मित्रों विशेष रूप से ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ का ही भेद है। किसका भेद है? वस्तुनिष्ठ का ही भेद है। ये प्रत्यास्मरणात्मक जो होता है ये वस्तुनिष्ठ का ही भेद है। वस्तुनिष्ठ जो होते हैं उसको हम 2 रूप में बांट सकते हैं। वस्तुनिष्ठ के हम 2 भेद कर सकते हैं। एक तो हो जाता है अभिज्ञानात्मक। क्या हो जाता है? अभिज्ञानात्मक। और दूसरा हो जाता है प्रत्यास्मरणात्मक। दूसरा क्या हो जाता है? प्रत्यास्मरणात्मक। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, कि जब पहचान के आधार, यानी आंसर सामने आपको पहचानना है, तो वो तो अभिज्ञानात्मक हो जाता है। प्रत्यास्मरणात्मक में क्या होता है कि आंसर यानी उत्तर सामने नहीं है, आपको स्मृति के आधार पर उत्तर देना है, और वो स्मृति में एक ही शब्द है, यानी उत्तर तो यहां भी एक ही शब्द में देना है, लेकिन आपके सामने पहचानने के लिए नहीं, वो आपको याद करके ही लिखना है यहां कि भैया यहां तो पड़ी हुई सूक्ति है मेरी, धीरहा आएगा। फिर ये कैसा है? प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न। उम्मीद करता हूं मित्रों समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रत्यक्ष विदहु न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? बताओ। मातृभाषा प्रयोग, दृश्य श्रव्य साधना नाम प्रयोग है, पुस्तकस्य प्रयोग, अव उभौ। यहां कहा है कौन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अव, या फिर मातृभाषा और दृश्य श्रव्य साधन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगर आपने पढ़ा है प्रत्यक्ष विधि को, तो मित्रों प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। यानी संस्कृत पढ़ानी है तो संस्कृत में ही पढ़ानी है, मातृभाषा का प्रयोग किस में नहीं होगा? प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। दृश्य श्रव्य साधन है, प्रत्यक्ष विधि में तो दिखाना पड़ेगा आपको, इनका प्रयोग होता ही है, और पुस्तक का प्रयोग भी होता है, तो दोनों होते हैं। किसका नहीं होता? मातृभाषा का। ये प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है आपके सामने, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, समीचीनम विकल्पम नास्ति। बड़ा सा ऑप्शन दिख जाए ना, आंसर दिख जाए, तो ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है कि साहब ये तो नहीं होना हमसे, आप तो जल्दी से बता दो क्या है। सूत्र विधि,
उदाहरणानि प्रस्तुय नियम स्पष्टीकरणम, यानी कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? विधि दी हुई है और उसका प्रयोग दिया हुआ है, कैसे किया जाता है। सूत्र विधि उदाहरणानि प्रस्तुय नियम स्पष्टीकरणम, निगमन विधि नियमम प्रस्तुय उदाहरणै स्पष्टीकरणम, भाषा संसर्ग विधि मातृभाषाय भाषया सह व्याकरण ज्ञानम, समवाय विधि विषय वस्तु शिक्षणेन सह व्याकरण शिक्षणम। 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। अगर पढ़ा है आपने तो मित्रों, समवाय विधि का मतलब होता है सहयोग विधि। क्या होता है? सहयोग विधि, जहां व्याकरण को बिल्कुल अलग से व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। पाठ को पढ़ा रहे हो, संधि पद आ गया, उसका विच्छेद कर दिया, प्रकृति प्रत्यय बता दिए और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी अलग से व्याकरण का शिक्षण नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल सही है। भाषा संसर्ग विधि भाषा संसर्ग विधि किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। और मित्रों, इसमें मातृभाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। इस भाषा संसर्ग विधि को अगर आपको याद है तो मित्रों अव्याकृति विधि भी कहते हैं ना? कौन सी? अव्याकृति विधि भी कहते हैं। और इसमें व्याकरण का ज्ञान मातृभाषा के सहयोग से करा दिया जाता है, यानी ये विकल्प भी ठीक है। निगमन विधि, आगमन और निगमन याद है ना? निगमन में क्या होता है? निगमन में पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है और फिर उदाहरणों से उस नियम की का स्पष्टीकरण किया जाता है। आगमन इसके विपरीत थी। आगमन में क्या था? पहले उदाहरण होते हैं फिर नियम, और निगमन में पहले नियम होता है फिर उदाहरण, यानी नियम के बाद में उदाहरण प्रस्तुत करना निगमन विधि है। फिर कहा सूत्र विधि उदाहरणानि प्रस्तुय नियम स्पष्टीकरणम, ये तो इसका विपरीत हो गया। और विपरीत हो गया तो उदाहरण देकर के फिर नियमों का स्पष्टीकरण जो किया जाता है मित्रों, वो सूत्र विधि में नहीं किया जाता, वो आगमन विधि में किया जाता है। किस में किया जाता है? आगमन विधि में। यानी कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? विकल्प अ जो है वो ठीक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपकी संपूर्ण परीक्षा ले लेता है कि आपने विधि को पढ़ा है कि नहीं, सोपान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, उद्देश्य पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हर चीज की परीक्षा आपसे ले ली जाती है। चलिए अगला, अक्षरशः अनुवाद इत्यस्य किम तात्पर्य। अक्षर से अनुवाद इस प्रकार क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? अनुच्छेदस्य सारांशस्य अनुवाद क्रियते, अनुच्छेद के सारांश का अनुवाद किया जाता है। अनुच्छेदस्य भावस्य अनुवाद क्रियते, अनुच्छेद के भाव का अनुवाद किया जाता है। अनुच्छेदस्य शब्दानाम अन्य भाषायाम अनुवाद क्रियते, अनुच्छेद के शब्दों का अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। या फिर सर्वम अपि क्रियते, सब कुछ किया जाता है। अनुच्छेद का और सारांश का अनुवाद भी किया जाता है, अनुच्छेद के भाव का अनुवाद भी किया जाता है, अनुच्छेद के शब्दों का अनुवाद भी किया जाता है। कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। सब कौन सा अनुवाद? अक्षर से अनुवाद। अगर आपको याद है तो मित्रों, इस अक्षर से अनुवाद को हम शब्दशः अनुवाद भी कहते हैं। अक्षर से अनुवाद को हम क्या कहते हैं? शब्दशः अनुवाद भी कहते हैं। जैसा कि शब्द से पता चल जाता है, इस अनुवाद में अनुच्छेद के शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, यानी एक एक शब्द का अनुवाद किया जाता है, एक एक शब्द का अनुवाद किया जाता है। इसलिए इसको अक्षरशः या शब्दशः अनुवाद कहा जाता है। फिर ये दोनों कहां? सारांश और भाव, इन दोनों का, यानी अनुच्छेद के सारांश का अनुवाद या अनुच्छेद के भाव का अनुवाद जो किया जाता है वो कहां किया जाता है? ये भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मित्रों जल्दी से बताइए, अनुच्छेद के सारांश और भाव का अनुवाद किस में किया जाता है? अरे पता लग रहा है ना, किस में किया जाता है? अरे भाव का अनुवाद है तो भावानुवाद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों के लिए हमारे पास जो अनुवाद होता है वो कौन सा होता है? छायानुवाद है। और इस छायानुवाद को ही क्या कहा जाता है? भावानुवाद भी कह दिया जाता है। तो आपसे कहा अक्षर से अनुवाद का क्या तात्पर्य है? तो अक्षर से अनुवाद का तात्पर्य है कि अनुच्छेद के एक एक शब्द का अनुवाद करते हुए आगे बढ़ना। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, 20वां प्रश्न। कक्षा अभिनय विधौ इदयम प्रक्रिया भवति। कक्षा अभिनय विधि में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? यह प्रक्रिया होती है।
डरना मत, संस्कृत को देख के थोड़ा सा डर लगता है, डरना मत बिल्कुल भी। अध्यापकेन कथा पात्र भाषादीनाम व्याख्या कीयते, अध्यापक के द्वारा कथा के पात्र भाषा आदि की व्याख्या की जाती है। छात्रः नाटकस्य पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, छात्र नाटक के पात्रों का अभिनय करते हैं। नाट्यशालायाम, नाट्यशाला यानी रंगमंच आप कह सकते हैं, नाट्यशाला में नाटकस्य प्रस्तुति क्रियते, नाटक की प्रस्तुति की जाती है। और अध्यापक गद्य रूपे पाठस्य वाचनम करोति, अध्यापक गद्य के रूप में पाठ का वाचन करता है। जल्दी से बताओ कौन सा सही है। अरे कक्षा अभिनय है तो इसका मतलब एक चीज तो निस्पष्ट है कि भैया अभिनय होगा, और अभिनय होगा तो अभिनय कौन करेंगे, छात्र करेंगे। कक्षा अभिनय विधि में कौन करेंगे, छात्र करेंगे। छात्रों को अभिनय करने के लिए भूमिका वितरण कर दिया जाता है अध्यापक द्वारा, और फिर छात्रों के द्वारा नाटक के पात्रों का अभिनय किया जाता है कक्षा में ही, इसलिए उस विधि का नाम क्या हो जाता है, कक्षा अभिनय विधि हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां, निबंध शिक्षणस्य विशिष्ट उद्देश्यम नास्ति, निम्न में से कौन सा विशिष्ट उद्देश्य है जो निबंध शिक्षण का नहीं होता है। विषय ज्ञानम, बौद्धिक शक्ति विकास, चरित्र निर्माणम, या फिर जिज्ञासा या विस्तार है। कौन सा उद्देश्य है जो निबंध शिक्षण का नहीं है। अगर आपको उद्देश्य याद है तो आप सीधे भी आंसर दे सकते हो मित्रों, और नहीं तो फिर ये देख लीजिए कि निबंध है तो विषय का ज्ञान दिया जाता है, निबंध में विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, बौद्धिक शक्ति का विकास भी होता है, और जिज्ञासा का विस्तार भी होता है निबंध शिक्षण के द्वारा। यहां आओ, चरित्र निर्माणम, ये चरित्र निर्माण किसका उद्देश्य है, चरित्र निर्माण तो मित्रों नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है, नाटक शिक्षण। इसको ठीक कर लेना भैया, अब ये चलेगा भी नहीं, आप इसको ऐसे करिए। ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है, कौन सा, चरित्र निर्माण। प्रत्येक का याद कर लेना, गद्य का क्या होता है, पद्य का क्या होता है, व्याकरण का क्या होता है, अनुवाद का क्या होता है, रचना का क्या होता है, उच्चारण का क्या होता है। अगर एक एक के उद्देश्य याद कर लोगे तो ऐसे प्रश्नों के तो आप बिना समय लगाए उत्तर दे पाओगे। 22वां, गद्य शिक्षण से सोपानम नास्ति, निश्चित मान लेना सोपान से संबंधित प्रश्न आएगा, चाहे वो किसी भी शिक्षण का आ जाए, किसी भी विधि का आ जाए, आगमन का, निगमन का, किसी का भी पूछ ले, या फिर किसी शिक्षण का पूछ ले, सोपान से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो बताओ जल्दी से, गद्य शिक्षण का सोपान कौन सा नहीं होता है। आदर्श वाचन, अनुवाचन, नियम निर्धारणम, या विशदीकरणम। सारे एक जैसे दिख रहे हैं। गद्य शिक्षण, ध्यान रखना गद्य शिक्षण है। आदर्श वाचन होता है ना, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुवाचन, अनुकरण वाचन होता है ना, छात्रों द्वारा किया जाता है। विशदीकरणम, इसका मतलब होता है विस्तार से चर्चा करना, बताना। एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हो, व्याख्या भी कह सकते हो, उसकी व्याख्या करना, ये भी की जाती है शिक्षक द्वारा। नियम निर्धारणम होता है क्या, अरे भैया नियम निर्धारण तो व्याकरण शिक्षण में होता है। किसमें होता है, व्याकरण शिक्षण में नियम निर्धारण होता है। तो इसका मतलब यह गद्य शिक्षण का सोपान नहीं है, यह गद्य शिक्षण का सोपान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न, आगमन विधे गुणो नास्ति, निम्न में से आगमन विधि का गुण नहीं है। कौन सा गुण ऐसा है जो आगमन विधि का गुण नहीं है। स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति च वर्धनम, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, का विकास होता है। छात्राः स्वतः ज्ञानम संपादयन्ति, छात्र स्वतः ज्ञान संपादित करते हैं, यानी आप कह सकते हैं छात्र उसमें सक्रिय रहते हैं। स्वतः ज्ञान संपादन करने का मतलब क्या निकला, छात्र सक्रिय होते हैं। विधिरयम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकान सिद्धांतान न अनुसरति, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करती है। तो बताइए कौन सा है। स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। आगमन विधि याद है ना, आगमन विधि क्या थी, आगमन विधि थी उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद किसका निर्धारण करना, नियम का निर्धारण करना, यानी उदाहरण से नियम के ओर जो विधि चलती है वो आगमन विधि होती है। और यह आगमन विधि किसकी विधि है मित्रों, ये आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो इसमें स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है,
छात्र स्वतः ज्ञान संपादित करते हैं क्योंकि छात्रों को सक्रिय रखा जाता है। और वैसे भी व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी है? आगमन है। इसमें छात्र भी सक्रिय होते हैं। ये देखना, जब सक्रिय हैं, सर्वश्रेष्ठ विधि है, विधि वही सर्वश्रेष्ठ होती है जिसमें छात्र सक्रिय होते हैं। तो इसका मतलब ये इसका गुण नहीं है, क्योंकि इसमें कहा कि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करती है। न को हटा देते तब ये सही होता, लेकिन न का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये अनुसरण नहीं करती, नहीं, ये अनुसरण करती है। तो विकल्प द जो है वो आगमन विधि का गुण नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षणस्य उद्देश्यम वर्तते। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है निम्न में से क्या है? शुद्ध वाक्य रचनाया योग्यता संपादनम, संस्कृत भाषाया ध्वनि तत्वस्य परिचय प्रदानम, सैद्धांतिक व्याकरणस्य ज्ञान प्रदानम, या फिर सभी। जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता संपादित करना, बिल्कुल, क्योंकि व्याकरण के द्वारा वाक्य रचना सिखाई जाती है, अनुवाद सिखाया जाता है, प्रयोग सिखाया जाता है, इसका मतलब ये सही है। संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व का परिचय देना, वर्ण आदि का परिचय किस में दिया जाता है? व्याकरण में सिखाया जाता है। सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान कराना, बिल्कुल, व्याकरण है तो व्याकरण के सिद्धांतों का भी ज्ञान कराया जाता है। और जब तीनों सही हैं तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया भैया द, सभी हैं, सभी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। 25वां, व्याख्या विधौ सूत्र स्पष्टीकरणाय प्रमुख चरणानाम व्यवस्थितः क्रमः वर्तते। मित्रों, जब हम व्याख्या विधि पढ़ते हैं व्याकरण शिक्षण में, तो उसमें सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, सूत्र को स्पष्ट करने के लिए एक चरण या तरीका अपनाया जाता है। उसका उचित क्रम क्या है? उदाहरण, चर्चा, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याहार। उदाहरण प्रत्युदाहरणम चर्चा वाक्याध्याहार, चर्चा उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार, और उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार और चर्चा। शब्द तो वही चार हैं। इसका मतलब ये तो है कि व्याख्या विधि में सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो चरण हैं वो कितने हैं? 4 रूप में चरणों से गुजरा जाता है, पर उनका क्रम क्या है? जल्दी से जवाब दे दो। बहुत शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसने व्याख्या विधि को पढ़ा है वो तो उत्तर दे देगा, नहीं तो यही सोचेगा कि सारे एक जैसे ही तो हैं, कोई पहले आ रहा है कोई पीछे आ रहा है, लेकिन पहले पीछे वाला आपको या तो एग्जाम से बाहर कर जाएगा या सिलेक्शन दिला जाएगा। तो जल्दी से बताइए, याद है क्या मित्रों? इसका सही क्रम होता है ऑप्शन स। सबसे पहले क्या की जाती है? चर्चा की जाती है सूत्र पर। चर्चा करने का मतलब होता है कि छात्रों के सामने आपने सूत्र प्रस्तुत कर दिया, इको यणची, और फिर उनसे कहा, उनके सामने इस सूत्र को स्पष्ट किया जाता है कि भाई इसमें जो एक प्रत्याहार है उस एक प्रत्याहार के स्थान पर यण होता है। कब होता है? अगर बाद में असमान अच आए तो, यानी सूत्र को अलग अलग करके समझाया जाता है। क्या क्या है इसमें? देखो, एक है, यण है और अच है, 3 प्रत्याहार यहां आए हुए हैं। इस तरीके से सूत्र को विस्तार से समझाया जाता है। किसमें? चर्चा में। अब हमने कह दिया कि भाई एक को यण होता है बाद में अच आए, तो कैसे होता है? उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तो उदाहरण देंगे। और हमने क्या किया? उदाहरण दिया सब कि देखो, इति में ई है, इसके बाद में अच में आ, अच के रूप में आ गया, तो इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा? इत्यादि हो गया। तो इस तरीके से हमने उदाहरण दे दिया। प्रत्युदाहरण क्या हुआ कि आपने जो जो उदाहरण दिए, क्योंकि एक प्रत्याहार है तो एक का मतलब आपके पास वर्ण रहेंगे ई, उ, री और ली। आप इनको परिवर्तित करोगे तो आपको इनको वापस से, प्रत्युदाहरण का मतलब होता है जो उदाहरण आपने दिए उनको परिपुष्ट करने के लिए, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए फिर से दूसरा उदाहरण दिया जाए और उदाहरण दिए जाएं, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्युदाहरण कहलाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले चर्चा की जाएगी, चर्चा के बाद में क्या किया जाएगा? उदाहरण दिए जाएंगे, और उदाहरणों को पुष्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? प्रत्युदाहरण दिए जाएंगे।
वाक्य अध्याहार, वाक्य अध्याहार का मतलब होता है कि सूत्र में जो शब्द आए हुए हैं या सूत्र के को पूरा करने के लिए जब हम पिछले सूत्रों से कुछ शब्दों का चयन करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वाक्य अध्याहार कहलाता है। ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से मित्रों ये इसका जो क्रम होगा वो होगा चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्य अध्याहार। अति 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 महत्वपूर्ण है। या तो ये प्रश्न इस रूप में आ जाएगा कि व्याख्या विधि में सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कितने चरण हैं, तो 4, और या फिर उनका क्रम पूछा जा सकता है। चर्चा, चर्चा के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण के बाद में क्या होगा, वाक्य अध्याहार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य अर्वाचीन विधि नास्ति। कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि नहीं है? पहली बात तो हम इस अर्वाचीन शब्द में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे कमेंट करके, और हाँ लाइक और शेयर भूल मत जाना। चलिए, कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि है? आगमन विधि, नवी। अर्वाचीन को समझो पहले। अर्वाचीन का मतलब होता है मित्रों नवीन। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन यानी नवीन। तो आप कह सकते हैं कि नवीन शिक्षण विधियों में, अधुनातन शिक्षण विधियों में कौन सी है? आगमन होती है। आगमन विधि। अनौपचारिक विधि भी कैसी है? अर्वाचीन। अनौपचारिक का मतलब होता है जब बिना सूत्र, नियम आदि बताए क्या किया जाए, व्याकरण का शिक्षण करा दिया जाए। और समवाय विधि अभी अभी आई थी। सहयोग विधि जिसको कहा कि जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं तो वहां पढ़ाते पढ़ाते में व्याकरण के जो जो शब्द आते चले जाते हैं उनका परिचय देते चले जाओ। तो ये तीनों विधि तो कैसी हैं भैया? अर्वाचीन है। हमसे पूछा है कौन सी अर्वाचीन नहीं है, तो मित्रों पारायण विधि जो है वो अर्वाचीन नहीं है, यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है। तो मित्रों जहां मंत्रों को छात्रों को याद करा दिया जाता है, वैदिक मंत्रों को, वो विधि कौन सी है? पारायण विधि है। मॉन्टेसरी विधि प्रयोगो भवति। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किस में होता है? श्रवण कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में या फिर भाषण कौशल में। 4 कौशल होते हैं। तो चारों में से कौन सा कौशल ऐसा है जिसमें हम मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। अरे मॉन्टेसरी ने लिखने पे बल दिया। किस पे बल दिया? लिखने पे बल। इसलिए किस में आती है? लेखन कौशल की विधि है। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। मॉन्टेसरी किसकी विधि है? लेखन कौशल की। लेखन कौशल की विधि कौन सी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है लेखन कौशल। तो मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किस में होता है भैया? लेखन कौशल में मॉन्टेसरी का प्रयोग होता है। प्रासंगिक विधि, अव्याकृति विधि इत्येते कस्य विधे अपरे नामनी स्तः। प्रासंगिक विधि या फिर अव्याकृति विधि, ये दोनों किस विधि के दूसरे नाम हैं? यानी कौन सी विधि ऐसी है जिसको प्रासंगिक विधि या अव्याकृति विधि भी कहा जाता है? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर सहयोग विधि। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा मित्रों, सूत्र विधि को क्या क्या कहते हैं? सूत्र विधि को कहते हैं कंठस्थीकरण विधि, या फिर आप इसका एक नाम और है पंडित विधि। प्राचीन विधि कौन सी हो गई? सूत्र विधि को कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है मात्र विधि या फिर सुगम विधि या फिर निर्वाद विधि। सहयोग विधि, सहयोग विधि को कहा जाता है समवाय विधि। क्या कहा जाता है? समवाय विधि कहा जाता है। तो मित्रों इनके नाम तो आपके सामने। प्रासंगिक विधि या अव्याकृति विधि किसको कहा जाता है? प्रासंगिक विधि या अव्याकृति विधि कहा जाता है भाषा संसर्ग विधि को। किसको कहा जाता है? भाषा संसर्ग विधि को प्रासंगिक या अव्याकृति विधि कहा जाता है। और ये जो है वो किसकी है मित्रों? व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। गृह कार्यस्य उद्देश्यम अस्ति। निम्न में से गृह कार्य का कौन सा उद्देश्य होता है?
लेखनम प्रति अभिप्रेरणम, यानी लेखन के प्रति प्रेरित करना। पठनम प्रति अभिप्रेरणम, पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित करना। भाषणम प्रति अभिप्रेरणम, भाषण के प्रति अभिप्रेरित करना। स्वाध्यायम प्रति अभिप्रेरणम, और स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करना। गलत करोगे, अक्सर गलत करोगे, नहीं करना है। सही आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिस छात्र ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया उसको मैं व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूंगा, सही उत्तर देने वाले को। जल्दी से बताइए। गृह कार्य का उद्देश्य होता है लेखन के प्रति प्रेरित करना, बिल्कुल घर के लिए लिखने के लिए दिया जाता है। पठनम प्रति अप्रेरणम, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाषणम प्रति अप्रेरणम, भाषण से मतलब है वाचन, आप कह सकते हो कि उसको उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो महत्वपूर्ण है। स्वाध्यायम प्रति अभिप्रेरणम, स्वाध्याय की प्रति अभिप्रेरित करना। अरे गृह कार्य किस लिए देते हैं? गृह कार्य इसलिए दिया जाता है कि छात्र घर जाकर के अध्ययन करे, घर जाकर अध्ययन करे। और घर जो स्वयं अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मित्रों हम स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए छात्र को क्या किया जाता है? गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे गलती कहां होगी? गलती यहां होगी कि इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको यह मान लिया जाएगा कि घर को जो आमतौर पर होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, वो तो हाँ इस पाठ के 5 प्रश्न कर लाना, इस पाठ का अनुवाद कर लाना, यही। और इस दृष्टि से हम इसको लेखन के प्रति प्रेरित करना मान सकते हैं, जो कि नहीं मानना है। क्योंकि होमवर्क में आपको याद होना चाहिए कि गृह कार्य जब दिया जाता है तो लिखने के लिए भी दिया जाता है, याद करने के लिए भी दिया जाता है ना। तो कि इस प्रश्न को याद करके लाओगे, कल पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर लिख के लाओगे, सारे काम किए जाते हैं भैया। तो ध्यान रखना, स्वाध्याय के प्रति प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा? गृह कार्य के द्वारा। आइए 30 का तड़का में मॉडल पेपर 2 रीट का और प्रश्न आखिरी। मित्रों शानदार प्रश्न आपके सामने थे, जिसमें अगर इन प्रश्नों में आपने 26 प्लस स्कोर कर लिया, 25-26, तो निश्चित रूप से आप मेन एग्जाम जो आपका होगा रीट का, उसमें 29 और 30 पर पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। आप ये भी समझेंगे कि इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। तो देखिए, पद्यस्य पाठ योजनायाम न भवति, पद्य की पाठ योजना में इनमें से क्या नहीं होता है? केंद्रीय भाव प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न, या फिर सभी होते हैं? बताइए जल्दी से। तो मित्रों फिर दोहरा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षण विधियों में पाठ योजना से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से होते हैं। गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, अनुवाद, रचना, उच्चारण, किसी ना किसी की पाठ योजना या प्रस्तुतिकरण से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो यहां अगर आपने पाठ योजना के प्रत्येक चरण को, यानी सभी, चाहे गद्य, पद्य, नाटक कोई भी हो, उनके चरणों को ठीक से पढ़ लिया तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता। केवल तुक्के में आंसर नहीं देना है। पद्य की पाठ योजना में नहीं होता है केंद्रीय भाव प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न, या फिर सभी होते हैं। आपसे पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो मित्रों आपको बता देता हूं, केंद्रीय भाव जो होता है वो किस में होता है? पद्य में होता है। केंद्रीय भाव की खोज या केंद्रीय भाव से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं? पद्य में होते हैं। सौंदर्यानुभूति, सौंदर्यानुभूति से मतलब है रस, अलंकार, गुण, दोष आदि, छंद, इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कहां होंगे? रस, छंद, अलंकार, ये सभी किस में होंगे? पद्य में होंगे। गद्य में तो छंद अलंकारों का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब दोनों विकल्प सही हैं। विचार विश्लेषण प्रश्न, मित्रों अगर आपने पाठ योजना को ध्यान से पढ़ा है तो विचार विश्लेषण प्रश्न जो होते हैं वो पद्य में नहीं होते, गद्य में होते हैं। किस में होते हैं? गद्य में होते हैं। इसीलिए कौन सा जो पाठ योजना, पद्य की पाठ योजना में क्या नहीं होता है, कौन सा चरण नहीं होता है? पाठ योजना में विचार विश्लेषण प्रश्न नहीं होते हैं। किसकी पाठ योजना में?
पद्य की पाठ योजना में, क्योंकि विचार विश्लेषण प्रश्न जो होते हैं वो गद्य की पाठ योजना में होते हैं। विचार विश्लेषण प्रश्न गद्य की पाठ योजना में होते हैं। तो ये था मित्रों आज का शानदार टेस्ट पेपर जिसका आपने अभ्यास किया। इसी तरीके के अभ्यास के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में संस्कृत सानिध्यम पर। मैं CS चौधरी अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा एक अगले मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में। इस बार का जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा वो पूरी तरह से रीड के पैटर्न पर होगा, यानी गद्यांश और श्लोक दे करके होगा। और हां, याद रहे शॉर्ट ट्रिक के साथ छंद का अभ्यास करना नहीं भूल जाना है मेरे साथ में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।